नमस्कार। नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह वेदवाल। हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसका पहला भाग वीडियो बना चुके हैं। अब दूसरा भाग, पहले भाग के अंतर्गत हमने मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। तो अब मानव भूगोल की शाखाएं। तो देखिए मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, शाखाएं या इसके मानव उपक्षेत्र। तो देखिए आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल। अधिवास होता है मानव बस्ती, यानी कि जो मनुष्य के रहने के स्थान होते हैं वो कहलाते हैं अधिवास। तो अधिवास दो तरह के होते हैं, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। तो इसी प्रकार से इनका अध्ययन ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास दो प्रकार के भूगोल है। राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, दूरस्थ संवेदन, विपणन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो इस प्रकार से भूगोल की 17-18 शाखाएं हैं। तो क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से आता है कि मानव भूगोल की कोई 4 शाखाओं के नाम लिखिए या इनके उपक्षेत्रों का नाम लिखिए। तो आप इनमें से आपको 4-5 के नाम लिखने हैं। तो ये लगभग 16-17 की शाखाएं हैं मानव भूगोल की। अब है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, यानी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो इसके विषय क्षेत्र हैं जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्य में जीवन की मान्यताएं और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। तो देखिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है वो 1 नंबर का आता है या अधिकांश रूप से 2 नंबर का आता है। तो 1 नंबर के अंतर्गत केवल ये पूछे जाते हैं कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में कौन कौन से हैं। तो इसमें जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक भूदृश्य, जीवन की मान्यताएं और पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपने पेन और कॉपी साथ में लेकर चले और आप इसको नोट करें। साथ में ये मानव भूगोल की शाखाएं हैं और इसके बाद में इसके विषय क्षेत्र है। अब आते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलू, यानी इसमें कौन कौन से पहलू का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन और अन्य प्रदेशों से संबंध। तो ये है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलू। अब आते हैं मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, मानव भूगोल की विचारधाराएं। मानव भूगोल की विचारधाराएं। तो इसके अंदर सबसे पहले विचारधारा है पर्यावरण निश्चयवाद। नंबर 1, पर्यावरण निश्चयवाद। या पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा। पर्यावरण निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा। तो देखिए निश्चयवादी विचारधारा के जनक है जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल। पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा को देने वाले विद्वान या इसके जनक जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल है। तो देखिए पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा, ये विचारधारा मानती है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य प्रकृति के अनुसार संपन्न होते हैं। पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा क्या कहती है कि मनुष्य के द्वारा
किए जाने वाले समस्त कार्य प्रकृति के अनुसार संपन्न होते हैं। यानी मनुष्य प्रकृति के अधीन है, प्रकृति के बिना व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति प्रकृति के विपरीत कार्य करता है तो प्रकृति मनुष्य के विपरीत कार्य करती है। इसलिए मनुष्य जो प्राकृतिक तत्व है इनकी पूजा करता है, मनुष्य को प्राकृतिक पूजक माना जाता है। तो देखिए यह विचारधारा मानती है, पर्यावरण निष्ठा विचारधारा क्या है कि यह विचारधारा मानती है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य प्रकृति के अनुसार संपन्न होते हैं। प्रकृति के अनुसार संपन्न होते हैं। अतः मनुष्य प्रकृति का दास है। तो देखिए पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा है, इस विचारधारा को देने वाले विद्वान जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल है। और ये विचारधारा मानती है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य प्रकृति के अनुसार संपन्न होते हैं। यानी प्रकृति जैसा चाहते है वैसा व्यक्ति को कार्य करना पड़ता है। अथवा इस विचारधारा के अनुसार मानव समाज एवं पृथ्वी के अथवा इस विचारधारा में मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल इस विचारधारा में मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों के संश्लेषित अध्ययन पर जोर दिया जाता है। तो देखिए इस विचारधारा में मानव समाजों और पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों, तो देखिए पृथ्वी के धरातल के मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो संबंध है इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये विचारधारा मानती है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य प्रकृति के अनुसार संपन्न होते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसमें दो महत्वपूर्ण बात है कि पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा के जनक कौन है, जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल। पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा क्या है, तो पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा मानती है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य प्रकृति के अनुसार संपन्न होते, यानी मनुष्य प्रकृति का दास है। अब आती है दूसरी संभववादी विचारधारा। अगली विचारधारा है संभववादी विचारधारा। दूसरी है संभववादी विचारधारा।
संभववादी विचारधारा। तो देखिए इस जो संभववादी विचारधारा है, इस विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी विद्वान विडाल डे ला ब्लांस, फ्रांसीसी विद्वान विडाल डे ला ब्लांस ने किया। तो संभववादी विचारधारा है, इस विचारधारा का प्रतिपादन फ्रांसीसी विद्वान विडाल डे ला ब्लांस ने किया। और यह विचारधारा मानती है कि प्रकृति, यह विचारधारा मानती है कि प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते प्रकृति मानव को अनेक संभावना प्रदान करती है तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अभी आपने पहली विचारधारा पढ़ी थी पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा। तो पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा ये मानती थी कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य प्रकृति के अनुसार संपन्न होते हैं, मनुष्य प्रकृति के अधीन है। अब ये विचारधारा जस्ट इसके विपरीत है। देखिए ये विचारधारा मानती है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति मनुष्य को संभावनाएं प्रदान करती है। कैसे करती है कि जैसे देखिए अगर ये माना जाए कि मनुष्य प्रकृति का अधीन है, तो गर्मी पड़ रही है तो गर्मी सहते रहो, सर्दी पड़ रही है तो सर्दी सहते रहो, बरसात का मौसम आ रहा है तो आप बरसात में खड़े रहो, आप प्रकृति के विपरीत कोई भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन ये विचारधारा मानती है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति में जो भी तत्व उपलब्ध है इनका उपयोग करके मनुष्य अपना विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है कि जैसे गर्मी पड़ रही है, ये प्रकृति का नियम है, लेकिन मनुष्य ने एसी पंखों का निर्माण कर दिया। प्रकृति के अंतर्गत है, जैसे खनिज पदार्थ है, पेट्रोलियम है, कई सारे तत्व उपलब्ध है, तो इन तत्वों का उपयोग करके मनुष्य अपना विकास कर सकता है। यानी प्रकृति मनुष्य के विकास के लिए संभावनाएं प्रदान करती है। यानी मनुष्य प्रकृति का अधीन नहीं है, प्रकृति से स्वतंत्र है, यानी मनुष्य ने प्रकृति को अपने बस में ले रखा है। तो ये विचारधारा मानती है कि प्रकृति मनुष्य को विकास के लिए, उसके मनुष्य के विकास के लिए अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनका उपयोग कर सकता है। आप देखिए प्रकृति के अंतर्गत जैसे एल्यूमिनियम उपलब्ध है, अब एल्यूमिनियम से आप मनुष्य कोई भी वस्तु बन सकता है, कोई बर्तन बनाया जा रहा है, एरोप्लेन बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं, इसी प्रकार से लोहा है, लोहे से जैसे रेल बन रही है, बस ट्रक है, मोटरसाइकिल, घरों में आने वाले फर्नीचर, अलग अलग वस्तुएं मिल रही है। अब अगर व्यक्ति प्रकृति के अधीन नहीं होता तो प्रकृति में जो वस्तुएं पड़ी रहती है वो उसी अवस्था पड़ी रहती, मनुष्य का विकास नहीं होता। तो ये विचारधारा मानती है कि प्रकृति में जो तत्व उपलब्ध है, जो पदार्थ उपलब्ध है, इनका उपयोग करके मनुष्य अपना विकास कर सकता है। प्रकृति ने तो संभावनाएं प्रदान कर दी, यानी प्रकृति ने अपने तत्व उपलब्ध करवा दिए मनुष्य को। तो आपको देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, केवल ये दो लाइनें कि इसमें एक तो संभववादी विचारधारा के जनक कौन है, फ्रांस के विद्वान विडाल डे ला ब्लांस। और ये विचारधारा क्या है कि यह विचारधारा मानती है कि प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनका उपयोग करता है। तो देखिए ये विचारधारा दोनों आपके समझ में आ गई होगी। पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा तो मानती है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है, जबकि संभववादी विचारधारा मानती है कि मनुष्य प्रकृति का अधीन नहीं है, विपरीत, प्रकृति का अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति मनुष्य को संभावनाएं प्रदान करती है। अब आती है तीसरी विचार, ये दूसरी थी, तीसरी विचारधारा आती है नव निश्चयवादी विचारधारा। नव निश्चयवादी विचारधारा
या रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। तो देखिए नव निश्चयवादी विचारधारा, इस विचारधारा को जो देने वाले विद्वान है अमेरिका के विद्वान ग्रिफिथ टेलर हैं। अमेरिका के विद्वान हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर। और यह विचारधारा क्या मानती है? यह विचारधारा मानती है कि मानव और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यह विचारधारा मानती है कि मानव व प्रकृति के बीच मानव व प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अर्थात ना तो प्रकृति का मानव पर, अर्थात ना तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, ना तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, ना प्रकृति को जीत सकता है। जीत सकता है, बल्कि दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। बल्कि दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो देखिए ये जो विचारधारा है तीसरी है नव निश्चयवादी विचारधारा। इस विचारधारा को देने वाले विद्वान है अमेरिका के विद्वान ग्रिफिथ टेलर। अब ये विचारधारा मानती है कि ना तो मनुष्य प्रकृति का अधीन है, न प्रकृति मनुष्य का अधीन है, बल्कि दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो देखिए इसमें एक नाम और दिया गया रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो इस प्रकार से कार्य करे कि इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं करे। जिस प्रकार से ट्रैफिक पर 3 सिग्नल लगे होते हैं, जैसे उसमें एक तो पीली बत्ती लगी रहती है, पीली का मतलब लाल लगी रहती है, लाल का मतलब होता है रुको। इसके बाद में आपने देखा कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है, रुकने का मतलब। दूसरी पीली, पीली का मतलब तैयार रहो, और इसके अलावा लाल, लाल का मतलब जाओ। तो इसी प्रकार से आप प्रकृति का कोई कार्य करते हो तो पहले आप रुको, यानी प्रकृति को नुकसान तो नहीं है। आपने देख लिया कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो रहा तो आप उस कार्य करने के लिए तैयार हो, और आपको पूरी तरह कन्फर्म हो जाए कि बिल्कुल इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं, तो आप उस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद कहते हैं। तो देखिए इसके आपने 3 विचारधाराएं पढ़ी। सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा। पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा का जनक जर्मनी के विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल। ये विचारधारा मानती है कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है, यानी मनुष्य प्रकृति के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। दूसरी विचारधारा है संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा को देने वाले विद्वान फ्रांस के विद्वान विडाल डे ला ब्लांस है। और ये विचारधारा मानती है कि प्रकृति मानव को अनेक संभावनाएं प्रदान करती है और मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनका उपयोग करता है। तीसरी विचारधारा है नव निश्चयवादी विचारधारा या रुको और जाओ निश्चयवाद। और इस विचारधारा को देने वाले विद्वान है अमेरिका के विद्वान ग्रिफिथ टेलर। और ये विचारधारा कहती है कि ना तो मनुष्य प्रकृति का अधीन है, ना प्रकृति मनुष्य का अधीन है, बल्कि दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो ये विचारधारा थी। अब आती है 1970 के बाद की विचारधाराएं। तो देखिए 1970 के दशक की विचारधाराएं।
तो 1970 के दशक की मानव भूल की विचारधाराएं। तो 1970 के दशक में मानव भूल में किन किन विचारधारा का उदय हुआ? सबसे पहले मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा। पहले मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा। तो देखिए मानवतावादी कल्याणपरक, इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से। इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें आवास, शिक्षा, व स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा, इस विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से। इसमें आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। अगले आमूलवादी या क्रांतिकारी विचारधारा। दूसरे आमूलवादी या क्रांतिकारी विचारधारा। तो देखिए इस विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन, इस विचारधारा में निर्धनता का कारण बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए
कार्ल मार्क्स से कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो देखिए आप कानूनवादी या क्रांतिकारी विचारधारा, इस विचारधारा का में निर्धनता का बंधन एवं सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अपनाया जाता है। और तीसरी है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा, तो देखिए इस विचारधारा के अंतर्गत प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक समूह के बोध पर जोर दिया जाता है। तो देखिए इस व्यवहारवादी विचारधारा है, इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक समूह के बोध पर जोर दिया जाता है। और चौथी है आचरणपरक विचारधारा। चौथी है आचरणपरक विचारधारा। और इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय आर्थिक लाभ पर विचार नहीं करता, बल्कि अधिकांश निर्णय मानसिक मानचित्र पर आधारित होते हैं। तो ये 1970 के बाद की विचारधारा थी, मानवतावादी या कल्याणपरक विचारधारा, आमूलवादी या क्रांतिकारी विचारधारा, व्यवहारवादी और आचरणपरक विचारधारा। तो आज हमने मानव भूगोल के शाखाएं, इसके विषय क्षेत्र, पहलू एवं मानव भूगोल की विचारधारा के बारे में अध्ययन किया। आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे विद्यालय के नंबर पर फोन कर सकते हैं।